हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी क्लास 12th की फिजिक्स का अगला टॉपिक, जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी डीले के। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे लेक्चर हेल्पफुल लग रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये टॉपिक हमें पढ़ना है। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले बेटा देखो, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये बेसिक चीज है, आप लोग में से बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट इसका काफी यूज होने वाला है और इसमें काफी कंफ्यूजन होती है, इसलिए मैंने कहा कि चलो एक बार बता देते हैं। देखो बेटा, पोजीशन वेक्टर क्या होता है ये आपको पता है। पोजीशन वेक्टर बेसिकली आप किसी पार्टिकल या किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाते हो किसी और पॉइंट के रिस्पेक्ट में। समझे? जैसे मान लो आपने एक ये ले लिया अपना ग्राफ, ये एक्स है और ये वाई है। अब एक पॉइंट है, इसको आप किसके रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो? आप इसको ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो, ठीक है, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। तो क्या बोलोगे आप, अगर ये R1 है, इसका पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, तो क्या बता रहा है कि ये ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे है। अब R1 जो है वो 3D स्पेस में है, तो उसके तीन कंपोनेंट होंगे। जाहिर सी बात है, वेक्टर R के तीन कंपोनेंट होंगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अब वो डिपेंड करेगा कि क्या कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब आप किसी पार्टिकल या किसी ऑब्जेक्ट या किसी पॉइंट को किसी दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में पोजीशन करते हो, आप दिखाते हो कि सर इसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन क्या है, तो वो पोजीशन वेक्टर बनता है। ठीक है, अब देखो बेटा, जैसे मान लो ये आपकी ओरिजिन है और ये आपका पॉइंट ए है, तो इसके लिए आपने पोजीशन वेक्टर R1 मान लिया, दैट इज कि ओरिजिन से पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो R1 है। ठीक, इसी तरीके से आपने एक दूसरा पॉइंट ले लिया है, तो ये R2 है। इसका मतलब ये भी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू ओ। ये पूरा स्टेटमेंट आप पढ़ लेना आराम से, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लिख मैंने इसलिए दिया था क्योंकि काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर आप पढ़ा तो सारा देते हो, बट कभी कभी नोट्स बनाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने इस लेक्चर में प्रॉपर पूरा नोट मेकिंग किया हुआ है, तो आप देख सकते हो। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करते चलूंगा। लेकिन बेटा देखो, हर बार ओरिजिन से ही थोड़े ना एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पॉइंट बी की पोजीशन आपको पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में चाहिए, तब आप कैसे निकालोगे? तब आप करते हो पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर माइनस पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, और इसको आप डिनोट करते हो R12 से। ठीक है, ये ध्यान रखना। एनसीईआरटी में और कई जगह आपको कई चीजें इसमें मिक्स मिलेंगी कि R12 होता है या R21 होता है, बट ये आप फाइनल इसको याद करना। ठीक है, R12 मीन्स R2 माइनस R1। ओके, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी या पॉइंट टू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए या पॉइंट वन। ओके, ये फिगर में मैंने ए भी बनाया था, इसलिए मैंने यहाँ पे बी और ए लिख दिया है। अदरवाइज आप ऐसे समझोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट टू विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वन। ओके, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमें क्या फाइंड करना है बेटा? वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस एंड देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज कि बेटा, हम जिस स्पेस में दो चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं, वहां पे कोई एक्सटर्नल चार्ज नहीं है, और एक्सटर्नल चार्ज नहीं है तो उसकी वजह से कोई फील्ड भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात हमेशा अपने दिमाग में रखना। फील्ड रहेगी तो पूरा सिनेरियो बदल जाएगा, वो चीज हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम अज्यूम करते हैं दो चार्जेस का सिस्टम, छोटा सा इजी रहता है और वो आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ओके, सो लेट अस अज्यूम अ सिस्टम ऑफ ओनली टू चार्जेस। देखो बेटा, अब ये मान लो आपका एक्स वाई स्पेस है। ठीक है, ये स्पेस है, ये ओरिजिन है। एक बात बताओ, यहाँ पे बेटा कोई चार्ज नहीं है, तो आप इंफिनिटी से एक चार्ज Q1 लेके आ रहे हो किसी पॉइंट ए पे, किसी पॉइंट ए पे आप एक चार्ज लेके आ रहे हो Q1, तो क्या आपको कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वर्क डन होता कब है बेटा? जब कोई पार्टिकल आप ले आते हो और उसके ऊपर कोई अपोजिशन होता है, दैट मीन्स कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो ही वो उसको रोकेगी अपनी तरफ आने से। जब यहाँ कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, कोई चार्ज नहीं है, तो ये स्मूथली आ जाएगा और कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा Q1 को ले आने में। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होती है बेटा, तब अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज इधर लेके आते हो तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन लगता है, और उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को काउंटर करने के लिए हम सेम अमाउंट का एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। लगाते थे, याद है?
और उसकी वजह से ये नॉन एक्सिलरेटेड कांस्टेंट स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट करता था। अगर आपको याद हो पोटेंशियल के डेरिवेशन में ये चीज आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से बताई गई है, तो अगर आपको क्लियर नहीं है ये कॉन्सेप्ट तो आप पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए। और ये जो पॉइंट ए है इसका पोजीशन वेक्टर बेटा क्या है, R1 है। R1 क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन O। यहां तक क्लियर है बेटा। अब एक बात बताओ बेटा, जैसे अगर कोई चार्ज आ गया पॉइंट चार्ज, तो अब उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, होगी कि नहीं होगी? खुद से सोचो, ये एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना सर? बिल्कुल होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो अलग अलग पॉइंट्स पे पोटेंशियल भी होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी होंगी, होगा ना? तो मतलब इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, होगी। और इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से हर पॉइंट पे, स्पेस के हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी होगी, वो हम आगे कंसीडर करेंगे। ठीक है सर। अब देखो वही चीज मैंने थ्योरी के फॉर्म में लिखी है, मैं एक बार पढ़ के आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। सिंस देयर इज नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट and therefore no work done is required to move the point charge Q1 from infinity to the point A। जो मैंने आपको बताया कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं प्रेजेंट है तो उसको इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक या किसी भी पॉइंट तक ले जाने में कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। और जब वर्क डन नहीं करना पड़ेगा तो जो हमने माना हुआ है हेंस वर्क डन W1 इन मूविंग द चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज जीरो। हमने ये जो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक ले आने का जो वर्क डन है इसको हमने W1 से डिनोट किया हुआ है, तो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये इक्वेशन 1 है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है सर। चलिए क्या बोल रहे हैं सर आगे, नाउ चार्ज Q1 इज प्रेजेंट इन द स्पेस and it will create its own electric field and electric potential at every point of the given space। जैसा कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था सर कि जब कोई पॉइंट चार्ज है स्पेस में तो इट विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ऑल डायरेक्शन 360 डिग्री। एक पूरा स्फीयर बनाएगा अपने चारों तरफ, बनाएगा ना? अगर आपने ये चीजें पढ़ी हुई है, विजुअलाइज किया हुआ है, तो आपको समझ में आएगा कि एक पॉइंट चार्ज है तो उससे हर दिशा में, एवरी डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखेंगी रेडियली आउटवर्ड जाती हुई। और जब फील्ड है तो पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी और हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की भी वैल्यू कुछ होगी, होगी। ये चीजें मैंने आपको अभी बताई थी। अब इसके आगे चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, लेट V1 इज द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1। अब जो Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है उसको हमने V1 अज्यूम किया हुआ है कि भैया चलो Q1 चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है किसी पॉइंट पे, किसी रैंडम पॉइंट पे, उसको हम V1 कह रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या है, वही कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P। R1P का मतलब क्या है बेटा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट 1। ठीक है, और इसको हमने नाम दिया है R1P। मतलब बेटा आप जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंसीडर करने वाले हो उस पॉइंट की, पॉइंट A जिसपे की चार्ज Q1 सिचुएटेड है, उसके रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन वेक्टर क्या है वो आप कैसे डिनोट करोगे, R1P से डिनोट करोगे। इसीलिए यहाँ पे R1P लिखा हुआ है। ओके, उसको क्लियरली एक्सप्लेन भी कर दिया गया है, वेयर R1P इज RP माइनस R1, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो कि कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A जिस पॉइंट पे चार्ज Q1 रखा हुआ है। ओके, अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें एक दूसरा चार्ज ले आना है। लेकिन बेटा पहला चार्ज ले आए थे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन जब दूसरा चार्ज ले आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। ओके, तो ये देखो, अब मान लो ये दूसरा चार्ज हम इंफिनिटी से इस पॉइंट बी पे ले आए हैं जिसकी ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर R2 है। ओके, इस पॉइंट तक ले आए हैं, लेकिन इस पॉइंट तक ले आने में बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ा होगा और उस वर्क को नाम दिया गया है W2। W2 नाम दिया गया है उस वर्क को जो करना पड़ा है हमें चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू चार्ज Q1। मतलब Q1 है बेटा पहले से वहां पे, तो Q1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 एक पॉजिटिव चार्ज है, Q2 भी पॉजिटिव चार्ज है, तो जब आप पास ले आओगे तो पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। लेकिन फिर भी आप उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको इंफिनिटी से बी की तरफ ले आ रहे हो, जो कि उसकी नेचुरल मूवमेंट डायरेक्शन नहीं है। जनरली उसको चार्ज से अवे जाना होता है, लेकिन आप एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको इंफिनिटी से पॉइंट बी पे ले आ रहे हो। तो मतलब आपने वर्क डन किया और उस वर्क डन को हमने W2 नाम दिया है। ठीक है, W2 is the work done in moving the
पॉइंट चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। ये सब लिखा हुआ है नोट्स में, तो आप आराम से देख लेना जहां पे भी स्क्रीन पॉज करके। अब बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट पे पहले से कुछ पोटेंशियल भी होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि ये चार्ज Q1 की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है हर पॉइंट पे, तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल भी होगा। और आपने अभी पढ़ा हुआ है कि V1 क्या है सर? कांस्टेंट, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P, जहां P कोई आर्बिट्ररी पॉइंट है। अब यहां हमें P मिल गया है B, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? R2 है। ठीक है, तो अब यहां पे आप क्या लिख सकते हो? K Q1 R12, R12 पॉइंट बी पे चार्ज Q2 है, इसलिए हमने इसको 2 नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे आप इसको RAB भी लिख सकते हो, लेकिन हमने जब यहाँ पे 1 माना है तो इसीलिए इसको 2 माना, अदरवाइज आप RAB भी करके कर सकते हो, गलत नहीं है। ठीक है, मतलब R12 क्या बता रहा है? पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज Q2 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। ओके, ये चीज क्लियर? अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है बेटा, वो क्या निकल के आ गया है? वो निकल के आ गया है K Q1 अपॉन R12। यहां तक कोई दिक्कत? चलो बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो वर्क डन है, आपको पता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है? पोटेंशियल होता है। जब आप किसी पॉइंट चार्ज को इंफिनिटी से किसी पॉइंट P पे ले आते हो और उसको आप जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर देते हो, मतलब आप वर्क डन निकालते हो पर यूनिट चार्ज, तो जो पोटेंशियल निकल के आता है वो क्या होता है? Vp, यानी उस पॉइंट P का पोटेंशियल, यही होता है। अब बेटा आपको पहले से पता है कि पॉइंट B का पोटेंशियल क्या है? पॉइंट B का पोटेंशियल है K Q1 अपॉन R12। ये इसका पोटेंशियल पहले से है, और ये किसके बराबर होगा बेटा? ये W2 अपॉन Q2 के बराबर होगा, क्योंकि W2 क्या है? वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट B। पॉइंट B पे ले आए हैं आप इंफिनिटी से, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, दैट इज W2 अपॉन Q2, ये किसके बराबर होगा? पॉइंट B पर जो पोटेंशियल होगा उसके बराबर होगा। बट पॉइंट B का पोटेंशियल पहले से आपको पता है, जो कि ये दिया हुआ है। तो इस तरीके से बेटा आप निकालोगे तो आपको WT की वैल्यू क्या मिलेगी? W2 की वैल्यू मिल जाएगी Q2 इंटू V1। ऑब्वियसली बेटा W2 अपॉन Q2 निकल के आएगा पोटेंशियल एट पॉइंट B, बट द पोटेंशियल एट पॉइंट B इज ऑलरेडी V1, सो W2 इज इक्वल टू V1 इंटू Q2। आप स्क्रीन को पॉज करेंगे, यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से आराम से पढ़ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करके चल रहा हूँ। ठीक है सर, अब यहाँ से बेटा आपको W2 की वैल्यू मिल गई, क्योंकि आपको पता है V1 की वैल्यू पहले से, और उसमें आप Q2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ गई W2 की वैल्यू। तो बेटा टोटल वर्क डन कितना हुआ? सिस्टम जो अपने करंट कॉन्फ़िगरेशन में है, जिसमें पॉइंट चार्ज Q1 A पर है और पॉइंट चार्ज Q2 पोजीशन B पर है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में लाने के लिए सिस्टम ने टोटल कितना वर्क डन किया बेटा? उसको हम कैपिटल W से डिनोट कर रहे हैं, ऐसा हमने अज्यूम किया है। तो W किसके बराबर होगा? W1 प्लस W2 के। लेकिन W1 क्या है? वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट A, और वो तो जीरो था बेटा, क्योंकि उसके पहले तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड थी ही नहीं, तो ये जीरो हो गया, और ये दिया हुआ है वैल्यू। तो मिला जुला के W की वैल्यू क्या आ गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। अब बेटा जितना आप वर्क डन करते हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पूरे सिस्टम की, टू चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आ गई? U is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R12। जितना वर्क डन था बेटा, यही क्या हो गया? यही स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ दो चार्ज हैं और कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत? आप कॉपी पे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी आपको करना है आप उसमें कर सकते हैं। अब देखिए सर, फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, फॉर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस क्या होगा ये भी हम देख लेते हैं। बेटा बहुत सिंपल है, जब आपने पहला पढ़ लिया तो दूसरा तो बहुत ही सिंपल हो गया है। देखो इसको एकदम इजीली समझते हैं। बेटा मान लो कि ये स्पेस है पूरा, अब इसमें कहीं कोई चार्ज नहीं है, तो आप एक चार्ज ले आके रख दो Q1 पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे आपने एक चार्ज लिया दिया Q1, ठीक है?
कोई और पॉइंट नहीं है। तो बेटा इसको ले आने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इन्फिनिटी से, अगर ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से हमने इस पॉइंट ए तक Q1 को ले आया है, तो यहां तक ले आने में जो वर्क डन होगा, इन्फिनिटी टू ए इज इक्वल टू W1, हम अज्यूम कर रहे हैं, ये कितना होगा? 0। 0 होगा बेटा। एकदम ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग इसको। मतलब जब यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो आप इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक ले जाओगे, तो जो वर्क डन होगा वो 0 ही होगा। तो वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए इज इक्वल टू W1, ऐसा हमने अज्यूम किया है, और उसकी वैल्यू क्या है? 0। ये क्लियर है बेटा? ओके। अब बेटा क्या हो गया कि अब यहाँ पे एक चार्ज आ गया है Q1। अब बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अब सपोज करो कि एक पॉइंट है, यहां पे हमको एक चार्ज ले आना है, और एक पॉइंट है, यहां पे हमको चार्ज ले आना है, ठीक है? तो अभी हम Q2 को ले आ रहे हैं। Q2 को हम लेके चले आ रहे हैं बेटा इन्फिनिटी से। Q2 को हम इन्फिनिटी से लेके चले आ रहे हैं। तो Q2 के आने का अपोज कौन करेगा? Q1 बिल्कुल करेगा। और अभी आपने पढ़ा हुआ है बेटा कि W2 अपॉन Q2 इज इक्वल टू V1। क्यों बेटा? क्योंकि इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट बी है, इस पे जो पोटेंशियल होगा बेटा, वो किसकी वजह से होगा? इस पॉइंट Q1 की वजह से होगा, जैसा अभी आपने पिछली एक्सप्लेनेशन में देखा हुआ है, होगा। और इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर इनके बीच का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया जाए, तो इसकी वैल्यू R12 होगी। R12 पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, यही है। तो बेटा आपको यहां से W2 क्या मिल जाएगा? Q2 इंटू V1। और Q2 इंटू V1 की वैल्यू आप अभी निकाल ले, जस्ट। तो W2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। ये आपका इक्वेशन 1 बन गया। W1 की वैल्यू 0 है, वो आपको पता है। ओके। अब बेटा इन्फिनिटी से हम एक और पॉइंट लेके चले आ रहे हैं Q3 पे, सॉरी पॉइंट सी पे, इसका नाम है Q3। तो इसकी पोजीशन वेक्टर पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी बेटा? R13, दैट इज पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q3 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q1। लेकिन बेटा इसकी पोजीशन वेक्टर एक और चार्ज के रिस्पेक्ट में होगी, चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में भी होगी ना, क्योंकि अब तो आपके पास दो चार्ज हैं, और दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। बिल्कुल होगा। और पोटेंशियल स्केलर होता है, तो ये डायरेक्ट जुड़ता है, इसमें वेक्टर वाला कोई कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत होती नहीं है। तो बेटा ये जो चार्ज Q3 है, इसकी चार्ज Q2 के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगी? R23, पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q3 विद रिस्पेक्ट टू चार्ज Q2। मिल गया? ओके बेटा, चलो। अब बेटा ये जो चार्ज Q3 है, इसको जब आप इन्फिनिटी से लेके आओगे पॉइंट सी पे, ठीक है? Q3 को आप इन्फिनिटी से लेके आए पॉइंट सी पे, तो बेटा पॉइंट सी पे एक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा? एक पोटेंशियल होगा बेटा चार्ज Q1 की वजह से, और दूसरा पोटेंशियल होगा चार्ज Q2 की वजह से। और जो टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट सी पे, वो क्या होगा? V होगा। होगा बेटा? ओके। तो बेटा जो वर्क डन होगा, वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट चार्ज Q3 फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट C, वो किसके बराबर हो जाएगा? Q3 इंटू V, इसी के बराबर होगा। आप देख लो ना, आप ऐसे निकालते हो ना कि वर्क डन अपॉन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो बस पर यूनिट चार्ज को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया हुआ है, और कुछ नहीं किया हुआ है। Q3, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू बेटा आपको पता है, V1 की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। और जो पॉइंट होता था वहां P हम बोलते थे, आर्बिट्रेरी पॉइंट। तो यहाँ आर्बिट्रेरी पॉइंट क्या है? पॉइंट C है, यानी कि चार्ज Q3 वाला जो पॉइंट है। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 3। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 की वजह से भी होगा, R23, मतलब चार्ज जो Q2 है और Q3 है, उसके बीच की डिस्टेंस। और ये R13 क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्ज Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस। तो बेटा अब तो एकदम क्लियर है।
अब आप इसको ओपन कर दो तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं के लिख रहा हूँ, के Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस के Q2 Q3 अपॉन R23। ये क्या हो गया बेटा, ये W3 हो गया। मतलब ये कौन सा वर्क है, ये पॉइंट चार्ज Q3 को पॉइंट C पर ले आने में किया गया वर्क है। तो अब आपका सिस्टम जो 3 चार्ज का था वो अरेंज हो गया, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा W, और W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 की वैल्यू बेटा 0 है और इनकी वैल्यू है K Q1 Q2 अपॉन R12। इसके बाद जो W3 है इसकी वैल्यू क्या है, K Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23। तो ये जो वर्क डन है बेटा, यही वर्क डन किया गया है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 एंड Q1। तो बेटा यही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13। अब आप इसमें से K जो है वो कॉमन ले सकते हो, उसके बाद आप इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हो, I इज इक्वल टू नॉट J QI QJ अपॉन RIJ। मतलब अगर आपको बेटा 3 चार्ज दिए हुए हैं तो आप I की वैल्यू 1 रखोगे तो J की वैल्यू 1 नहीं रखोगे, 0 रख नहीं सकते, तो I की वैल्यू 1 रखेंगे तो J की वैल्यू 2 रखेंगे, I की वैल्यू 2 रखेंगे तो J की वैल्यू 1 रखेंगे या 3 रखेंगे, जितने पॉइंट्स दिए हो। तो n नंबर ऑफ पॉइंट्स के लिए बेटा आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। इसमें 3 वैल्यू पुट करके देखना, यही आंसर आएगा। इसमें वैल्यू 3 पुट करके देखना, मतलब I की वैल्यू 1 2 3 रखना, J की वैल्यू 1 2 3 रखना। बस इतना मेक श्योर करना कि जब I की वैल्यू 1 रखना तो J की वैल्यू 1 मत रखना, I की वैल्यू 2 रखना तो J की वैल्यू 2 मत रखना, I की वैल्यू 3 रखना तो J की वैल्यू 3 मत रखना। आपको यही आंसर मिलेगा, यही रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो बेटा अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तो हमने ये पढ़ा है ना कि सर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो जो चार्ज Q1 है वो तो फ्री में आ जा रहा है, कोई वर्क डन नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अगले लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो चार्ज Q1 पे भी वर्क डन होगा, Q2 पे भी वर्क डन होगा, दो चार्जेस की वजह से। एक जो हमने चार्ज लिया के स्टैब्लिश किया हुआ है Q1, और दूसरा जो पहले से है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और लेक्चर को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हो। अगर आपको लगता है कि ये नोट्स अच्छी है आपके एग्जाम के ओरिएंटेशन के हिसाब से, तो आप ये कर सकते हो। और हाँ, एक चीज मैं आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो अभी आपने किया हुआ है कि Q1 को आप पहले ले आए या Q2 को पहले ले आए या Q3 को पहले ले आते तब क्या होता, बेटा रिजल्ट सेम आने वाला है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो ये बस इस बात पे डिपेंड करता है कि सिस्टम की प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन पहले आया है, Q1 को पहले क्यों लाए, Q1 की जगह आप Q2 को भी पहले लाओगे या Q3 को भी पहले लाओगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किस तरीके से चार्जेस को अरेंज किया गया है, ठीक है। ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो आपका सिस्टम है उसकी प्रेजेंट कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट करके बताना मत भूलना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।